लास्ट वीडियो के अंदर हमने उत्सर्जन पढ़ा। उत्सर्जन मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर कुछ व्यर्थ पदार्थ बनते हैं और उन व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था उत्सर्जन। ठीक, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर मनुष्यों में उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन। देखिए मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। उत्सर्जन के द्वारा शरीर में उपापचय क्रियाओं के समय, देखिए उपापचय ऑक्सीकरण क्रियाओं के समय बने व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिससे शरीर में आयनों के संतुलन को बनाने में, पानी का शरीर में संरक्षण करने में और शरीर में नियमित पीएच को बनाए रखने में सहायता मिलती है। मतलब उन व्यर्थ पदार्थों को हम निकालते हैं शरीर से तो क्या होता है, जिससे शरीर में आयनों को संतुलन को बनाने में, पानी का शरीर में संरक्षण करने में, पानी शरीर में होना चाहिए। पानी की कमी से क्या होती है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक, कमजोरी उत्पन्न होती है। तो पानी का संरक्षण करने में और शरीर में नियमित पीएच को बनाए रखने में, रक्त का पीएच मान 5.4 समथिंग कुछ होता है, तो उसको भी बनाने में रखने में 7.4 समथिंग कुछ होता है, उसको भी संतुलित करने में सहायता मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद मनुष्य में ये उत्सर्जन था, हम चल रहे हैं मनुष्य के उत्सर्जन के आगे। इसमें देखिए मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र निम्न अंगों से होता है। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र निम्न अंगों से होता है। जो मनुष्य में अगर हम उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जित तंत्र के द्वारा करते हैं, वो निम्न अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं पढ़ते हैं। पहला अंग दिया हुआ है एक जोड़ी गुर्दे। जो एक जोड़ी हमारे पास किडनीज होती हैं, एक जोड़ी क्या होती है, किडनी, गुर्दे जिन्हें बोलते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जोड़ी, एक येरा और एक येरा, तो एक जोड़ी हो गया दायां वृक्क और बायां वृक्क। बायां वृक्क मतलब होता है किडनी, वृक्क किसे कहते हैं, किडनी को कहते हैं। तो आपके पास एक जोड़ी किडनी होती है। सेकंड है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। एक जोड़ी क्या होती है आपके पास, मूत्रवाहिनी होती है। तो आपको मैं मूत्रवाहिनी इस चित्र के अंदर दिखाना चाहूंगा। ये किडनियों से निकलती हुई दो नली आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मूत्रवाहिनी कहते हैं। किडनी से निकलती हैं दो नलियां, जिन्हें क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। तो यहां पर सेकंड था आपका मूत्रवाहिनी एक जोड़ी, तो दो हैं आपके पास, तो एक जोड़ी हो गया। फिर है आपका एक मूत्राशय। क्या है आपके पास, तीसरा एक मूत्राशय, यूरिनर ब्लैडर। यहाँ पर मूत्र जो है इकट्ठा होता है। मूत्र क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो आपको देखिए, ये आपको दिख रहा होगा मूत्राशय, यहाँ पर यूरिन जो है आपका, टॉयलेट जो है इकट्ठा होता है। ठीक, इसके बाद आपका चौथा है एक मूत्र मार्ग। एक मूत्र मार्ग, ये आपको मूत्र मार्ग दिख रहा होगा जो मूत्राशय से निकलता है। तो यहाँ पर मूत्र मार्ग जो है आपका, यहीं से आपका टॉयलेट निकलता है, ये मूत्र मार्ग है। यहाँ पर इकट्ठा होता है मूत्राशय में और मूत्र मार्ग से वो मूत्र निकल जाता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं जिन्हें उत्सर्जी तंत्र हैं, उत्सर्जी तंत्र के। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे कैसे ये कार्य करते हैं, तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं हम। एक जोड़ी गुर्दे हैं, तो गुर्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी का कार्य क्या है, किडनी क्या करती है, चलिए देखते हैं। तो गुर्दे हैं। किडनी उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है। किडनी उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती हैं। जो किडनीज है हमारी, दोनों रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती हैं। उदर गुहा में कहाँ पे होती हैं, अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी में होती हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती हैं और उदर गुहा में अंदर की ओर स्थित होती हैं। बाई किडनी दाई किडनी से बड़ी होती है। बाई किडनी जो है दाई किडनी से कैसी होती है, बड़ी होती है। ये बाई किडनी है, ये आपको, और ये दाई किडनी है। तो बाई किडनी दाई किडनी से कैसी होती है, बड़ी होती है। ये वाली जो है आपकी, वो बड़ी किडनी होगी। कैसी होगी, बड़ी किडनी होती है। चलिए बात करते हैं आगे। दाई किडनी से बड़ी और कुछ ऊपर की ओर स्थित होती है। कुछ ऊपर की ओर स्थित होगी। देखिए ये नीचे की ओर होती है, ये ऊपर की ओर होती है और बड़ी होती है। बाई किडनी बड़ी होती है दाई किडनी से और कुछ ऊपर की ओर स्थित होती है। कहाँ होती है, कुछ ऊपर की ओर स्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका आकार राजमा के जैसा होता है। राजमा, इनका आकार कैसा होता है, राजमा के जैसा होता है। आपने राजमा देखा होगा, सभी ने खाया होगा राजमा की सब्जी। तो
तो राजमा कि जैसा होता है और वजन लगभग 150 ग्राम, कितना वजन लगभग कितना होता है 150 ग्राम होता है किडनी का। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। जो किडनी की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट को, मतलब कहने का मतलब है किडनी जो कार्य करती है किसके द्वारा करती है, क्रियात्मक जो क्रिया करने वाला है, और संरचनात्मक इसकी संरचना है, यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की जो कार्य करने की जो कार्य करती हैं और जो संरचनात्मक यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी में बनने वाला मूत्र, देखिए नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी में बनने वाला मूत्र यूरिन मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता है। कहाँ होता है, मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए किडनी में बनने वाला मूत्र, देखिए ये किडनी है आपकी, और इसमें जो मूत्र बनेगा वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। ये मूत्राशय है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। किडनी में बनने वाला मूत्र मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय में। यहाँ पर स्टोर होता रहता है मूत्र, और जब प्रेशर बनता है तो हमें टॉयलेट आता है, तो यहाँ से हम मूत्र मार्ग की सहायता से मूत्र को बाहर निकालते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, मूत्राशय में इकट्ठा होता है। इसके बाद देखते हैं, यहां पर आपको बताएंगे फिर, और अंत में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। प्रत्येक किडनी में 8 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। मतलब एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन क्या है, एक क्रियात्मक इकाई है। जो किसकी क्रियात्मक इकाई है, किसकी, किडनी की जो मूत्र का निर्माण करती है, और संरचनात्मक इकाई है। तो एक किडनी के अंदर 8 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। कितने, ये 8 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं, जिनमें रक्त से छनकर मूत्र बनता है। जिनमें रक्त से छनकर क्या बनता है, मूत्र बनता है। क्या बनता है, मूत्र बनता है। तो यहां पर हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे, क्योंकि अब नेफ्रॉन के बारे में हमें जानना है। अभी हम गुर्दों पे चल रहे हैं, आपको बता देते हैं, सभी को समझ में आना चाहिए। देखिए, मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र निम्न अंगों से होता है। एक जोड़ी गुर्दे, तो एक जोड़ी गुर्दों पे चल रहे हैं, अभी हम किडनीज पे चल रहे हैं। तो किडनी के बारे में भी हमने पढ़ा कि किडनी में क्या क्या कार्य होता है, किडनी क्या होती है, और किडनी की क्रियात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहा जाता है। और एक किडनी के अंदर कम से कम 8 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो है यहाँ पर आपको बताया गया, किडनी में बनने वाला मूत्र जो है, पहले वो मूत्र वाहिनियों की सहायता से मूत्राशय में आता है, और मूत्र मार्ग की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर भी यही आपको बताया है, और अंत में मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रत्येक किडनी में 8 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं, जिनमें रक्त से छनकर मूत्र बनता है। क्या बनता है, मूत्र बनता है। चलिए बात करते हैं नेफ्रॉन की। ये आपकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की संरचना है, नेफ्रॉन का चित्र आपके सामने है, सभी देख सकते हैं। ये नेफ्रॉन है आपका, तो इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे नेफ्रॉन को। किडनी की आंतरिक संरचना बहुत सारे छोटे छोटे उत्सर्जी इकाइयों से बनती है। बहुत छोटे छोटे इकाइयों से बनती है, उत्सर्जी इकाइयों से बनती है। मैंने बताया उत्सर्जी इकाइयों से बनती है, जो आपके नेफ्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। तो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बने, मतलब बहुत छोटी छोटी उत्सर्जी इकाइयों। तो छोटी छोटी मतलब होगा कि ये इनकी संख्या ज्यादा होगी, और इनकी संख्या एक किडनी के अंदर कितनी है, मैंने आपको बताया कि 8 लाख से 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। सिर्फ एक किडनी की बात कर रहा है, आपके पास 2 किडनी होती है। कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है। चलिए बात करते हैं। किडनी का कार्य उपापचय के दौरान बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को रक्त से छान कर बाहर निकालना है। किडनी का कार्य क्या है, किडनी का कार्य उपापचय के दौरान बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को, ठीक, किडनी का कार्य उपापचय के दौरान ऑक्सीकरण क्रिया के
कारण जो ऑक्सीकरण क्रिया जो होती है उसके दौरान बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को रक्त से छानकर बाहर निकालना। जो किडनी है वो किडनी क्या करती है आपका, फिल्टराइजेशन करती है। क्या करती है, फिल्टराइजेशन करती है। मतलब कहने का मतलब है छानने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, छानने का कार्य करती है। रक्त से छान कर बाहर निकालती है। रक्त के अंदर जो आपके जो जिससे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है वो सारा पदार्थ आपके शरीर में काम आ जाता है, लेकिन कुछ व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको छानकर अलग कर दिया जाता है। ठीक, किडनी का कार्य क्या है, उपापचय के दौरान यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान बनने वाले व्यर्थ पदार्थ को रक्त से छानकर बाहर निकालना है। सभी को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि हम पढ़ेंगे। चलिए, नेफ्रॉन मैंने आपको बताया, नेफ्रॉन क्या है, किडनी की आंतरिक संरचना बहुत सारे छोटे छोटे उत्सर्जी इकाइयों से बनती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी जो है बहुत सारे छोटे छोटे उत्सर्जी अंगों से बनी हुई है, और इकाइयों से बनी हुई है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। और बताया एक किडनी के अंदर कितनी संख्या होती है, 8 लाख से 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं एक किडनी के अंदर। और आपके पास किडनी कितनी होती हैं, एक जोड़ी यानी कि 2 किडनी आपके पास होती हैं, एक दायां वृक्क और बायां वृक्क। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि। नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि। ठीक, तो नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि। नेफ्रॉन की संरचना, प्रत्येक वृक्क में लगभग, यहां पर 1 लाख लिख दिया है, सॉरी, यहां पर 10 लाख आएगा। कितना आएगा, 10 लाख। कितना आएगा, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। मतलब कहने का मतलब है प्रत्येक किडनी में कितने, 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। वृक्क नलिकाएं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन का चित्र मैं आपको दिखा देता हूं। ये नेफ्रॉन की संरचना है। रक्त वाहिकाएं या नलिकाएं, देखिए वाहिनियां या नलिकाएं प्रदर्शित करता हुआ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है। इसके अंदर ये इन्हें वृक्क नलिकाएं भी बोलते हैं या फिर नेफ्रॉन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है। प्याले जैसी संरचना से होता है, जिसे बुमेन संपुट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बुमेन संपुट कहते हैं। प्याले जैसी संरचना, मैं चित्र में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चित्र है, ये बुमेन संपुट है। क्या है ये, बुमेन संपुट। ये प्याले जैसे आकार का होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस तरीके से बनता है। किस तरीके से बनता है, ये प्याला होता है इस तरीके से। कहने का मतलब ये समझिए, ये प्याला है आपका और ये प्याले जैसी संरचना का होता है। मैं इस तरीके से बनाता हूं आपका कि ये इस तरीके से, तो ये प्याले जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, ये प्याले जैसी संरचना होती है। और प्याले जैसी संरचना से ही ये आपकी वृक्क नलिकाएं स्टार्ट होती हैं, जिसे बुमेन संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैं बता देता हूं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है, जिसे बुमेन संपुट कहते हैं। ये प्याले जैसी संरचना है, इसे बुमेन संपुट कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क नलिकाएं यहीं से ही निकलती हैं, यहीं से ही आरंभ होता है प्रत्येक वृक्क नलिका का। ठीक, और मैंने बताया एक किडनी के अंदर वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन एक ही चीज है। और ये किडनी में 8 लाख से 10 लाख तक होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बुमेन संपुट कहते हैं, जिसे मैंने बताया, यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। जो बुमेन संपुट जो है, यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे ये ग्लोमेरुलस और कोशिका गुच्छ आपको दिख रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर अंदर की तरफ। तो बुमेन संपुट जो है, ग्लोमेरुलस और कोशिका गुच्छ, यहां पर बताया कि ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। ये एक जाल को यहीं पर घेरता है। ठीक, ग्लोमेरुलस और कोशिका गुच्छ।
यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। कौन? बोमेन संपुट। कौन घेरता है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट के अंदर से ही स्टार्ट हो रहा है। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेलपीगियम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपीगियम कोश कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बोमेन संपुट, देखिए बोमेन संपुट जो है वो कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं को एक जाल को घेरता है। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से, देखिए बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मेलपीगियम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपीगियम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। समझना है आपको? सम्मिलित रूप से बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ठीक, या कोशिका गुच्छ कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? कोशिका गुच्छ, कोशिका का गुच्छा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोशिकाओं का गुच्छा, ठीक, कोशिका गुच्छा या कोशिका गुच्छ। इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? मेलपीगियम कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपीगियम कोश कहते हैं। आगे देखते हैं हम। वृक्क नलिका के कार्य में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं। एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं। देखिए ये समीपस्थ बोमेन संपुट के हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये जो नलिका है, ये नली जो जा रही है वो समीपस्थ पास में है, इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर आगे बताया इसने, देखिए वृक्क नलिका के कार्य में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। देखिए एक दूरस्थ, एक दूरी पर होता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये समीपस्थ यानी कि पास में है और ये एक दूर है यहां पर, तो हम इसे दूरस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया है आपको, दूरस्थ कुंडलित भाग। ये समीपस्थ, ये पास में है, ये दूर है, तो ये दूरस्थ कुंडलित भाग होता है, नलिका जिसे कहते हैं, ठीक है। भाग होते हैं। समीपस्थ भाग के नीचे का आकार, देखिए समीपस्थ भाग के नीचे का आकार अवरोही चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरोही चाप कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरोही चाप। और फिर प्रारंभ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। प्रारंभ में जाकर क्या बनाता है? अधिरोही चाप। और नीचे आकर क्या बनाता है? अवरोही चाप। कौन? समीपस्थ भाग। समीपस्थ भाग जो है नीचे आकर क्या बना रहा है आपका, देखिए यहां पर दोबारा समझते हैं कि समीपस्थ भाग के नीचे का आकार अवरोही चाप बनाता है। क्या बनाता है? अवरोही चाप। और फिर प्रारंभ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। देखिए ये आपका समीपस्थ जो है, ये वाला जो भाग है, ये नीचे आकर क्या बना रहा है? यहां पर जो बनाएगा वो बनाएगा कौन सा चाप? अवरोही चाप। कौन सा चाप? अवरोही चाप। और अवरोही चाप। और देखिए, और फिर प्रारंभ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाता है और प्रारंभ भाग में जाकर अधिरोही चाप बनाएगा। ये अधिरोही चाप बनाएगा। यहां पर क्या बनाएगा? अधिरोही चाप बनाएगा। ये कहने का मतलब है नीचे जाकर समीपस्थ कुंडलित जो नलिका है, इसका नीचे की जब जाता है तो यहां पर जो बनेगा वो अवरोही चाप बनेगा। और प्रारंभ में जाकर क्या बनाएगा? ये आपका अधिरोही चाप बनाता है। क्या बनाता है? अधिरोही चाप बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रारंभ में जाकर अधिरोही चाप बनाता है। अवरोही और अधिरोही चाप के बीच एक विशेष भाग को हेनले लूप या हेनले का चाप या हेनले पास कहते हैं। अवरोही और अधिरोही चाप के बीच, देखिए यहां पर अवरोही चाप बनना था, ये अधिरोही चाप बनना था।
और इन दोनों के ये दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? हेनले पास कहलाता है। क्या कहलाता है? या हेनले लूप कह सकते हैं, या फिर हेनले पास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेनले लूप, या फिर हेनले पास, या फिर हेनले का, देखिए हेनले का चाप, हेनले का पास कहते हैं। अवरोही और अधिरोही चाप के बीच को एक विशेष भाग को, अब आप देखिए ये क्या है? अवरोही, ये क्या है? अधिरोही, और ये यहाँ पर जो बीच का जो आएगा, बीच का जो भाग होगा वो हेनले पास होगा। क्या होगा? वो हेनले पास होगा, या हेनले लूप होगा, या हेनले का चाप होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवरोही और अधिरोही चाप के बीच एक विशेष भाग हेनले लूप या हेनले का चाप या हेनले पास कहते हैं। अधिरोही चाप अंगों की एक संग्राहक नली में खुलती है। देखिए अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नली में खुलती है। देखिए अधिरोही चाप ये है। अधिरोही चाप क्या है? ये यहाँ पर लिख देता हूं, अधिरोही चाप। अधिरोही चाप और अवरोही चाप। तो देखिए अधिरोही चाप जो है वो आगे जाकर कहा, एक किसमें? संग्राहक नली, संग्रह नलिका, यानी कि संग्राहक नलिका में जोड़ता है। देखिए यहां से जाए, देखिए अधिरोही चाप है ये, अधिरोही चाप की ये नली जो येलो वाली जो जा रही है, और ये आपको देखिए कहाँ जाके सीधी कहाँ मिल गई? एक संग्राहक नली में मिल गई। किसमें? संग्राहक नलिका में। तो यहां पर यही बता रहा है आपको कि अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नली में खुलती है। संग्राहक नली में अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलती हैं। इसमें अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलेंगी। सारी वृक्क नलिकाएं किसमें खुलती हैं? संग्राहक नलिका में खुलती हैं। और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली बनती है, जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मूत्रवाहिनी से। ये यहां पर आएगा, और ये किससे जुड़ा होगा? मूत्रवाहिनी से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? मूत्रवाहिनी से। मैंने आपको बताया था कि ये मूत्रवाहिनी आपको क्या है, चित्र के अंदर फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये किडनी से जो दो नली निकलती हैं ये मूत्रवाहिनी कहलाती हैं, और संग्राहक नली जो है वो अंत में आके किससे? मूत्रवाहिनी से मिलेगी। किससे मिलेगी? ये यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये संग्राहक नली है। ये इसके अंदर संग्राहक नली के अंदर क्या होता है? अनेक वृक्क नलिकाएं आके मिलती हैं जो संग्राहक नली होती हैं। और संग्राहक नली किससे मिलती है? मूत्रवाहिनी से मिलती है। मूत्रवाहिनी की संख्या एक जोड़ी होती है, जो मैंने आपको बताया था। मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक, जो आके आपको मैंने चित्र में पहले भी आपको दिखाया था, एक बार और देख लेते हैं। एक किडनी से दो नली निकलती हैं जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। इन मूत्रवाहिनियों से आकर मिलती है। किससे मिलती है? ये संग्राहक नली मूत्रवाहिनी से मिलती है, जैसे कि बताया। संग्राहक नली के अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलती हैं, और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली बनती है, जो अंत में कहा? मूत्रवाहिनियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। नेफ्रॉन की क्रियाविधि की बात करेंगे। नेफ्रॉन की क्रियाविधि क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा। वृक्क धमनी, वृक्काणु की नलिका। देखिए वृक्क धमनी आपको दिख रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो है आपकी अभिवाही धमनिका दिख रही है, अभिवाही धमनिका जिसे कहते हैं। ठीक है, वृक्क धमनी जो आपकी होती है। वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका कोशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल आदि होते हैं, ठीक, को एकत्रित कर लेती है। जो आपकी धमनी जो धमनी अभिवाहिका है, अभिवाहिका धमनिका जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका कोशिका गुच्छ से छने हुए मूत्र को, ये कोशिका गुच्छ जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे छने हुए मूत्र को क्या कर लेती है? एकत्रित कर लेती है। और जिसमें क्या होते हैं? छने हुए मूत्र में जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड आदि होते हैं, को एकत्रित कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्संदन में कुछ उपयोगी पदार्थ, निस्संदन मतलब होता है फिल्ट्राइजेशन। तो जब हम फिल्टराइजेशन करते हैं, जब फिल्टर करते हैं, तो कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरा अवशोषण
पुनर्अवशोषण हो जाता है। पुनर्अवशोषण हो जाता है मतलब कहने का मतलब है ये दोबारा से ग्रहण होते चले जाते हैं। मूत्र जैसे जैसे अनलिका में आगे बढ़ता जाएगा और ये पदार्थ कुछ अपने अवशोषण होते चले जाएंगे। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता जाता है। देखिए, संग्राहक नली से कहां पे? मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता चला जाता है। मैंने बताया था संग्राहक नली कहां मिलती है? मूत्रवाहिनी से मिलती है। मूत्रवाहिनी में एकत्रित होता है, जहां से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। जहां से किसमें? मूत्रवाहिनी से किसमें? मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मूत्रवाहिनियां हैं आपकी दोनों, और ये मूत्राशय है, यहां पर मूत्रवाहिनी से एकत्रित हो जाता है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है जाकर, जहां से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद हमारा है, मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन, जो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है मनुष्य का, जो उत्सर्जित तंत्र है निम्न अंगों से होता है। एक जोड़ी गुर्दे, अभी हमने सिर्फ गुर्दों के बारे में पढ़ा। अब एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, किसके बारे में? एक जोड़ी मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मूत्रवाहिनी है हमारे पास, तो यहां पर बताया है कि दोनों किडनी से एक एक नली जैसी संरचना निकलता है। नली जैसी संरचना निकलती है, जैसे कहते हैं निकलती है, नली जैसी संरचना निकलती है, जो मूत्राशय तक जाती है। कहां तक जाती है? मूत्राशय तक। तो मैंने आपको बताया यहां पर क्या बता रहा था, ये दोनों किडनी से एक एक नली जैसी संरचना निकलती है। दोनों किडनियों से, ये दो किडनी है, दोनों से एक एक नली निकलती है, ठीक, और मूत्राशय में जाकर मिलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। मूत्राशय तक जो मूत्राशय तक जाती है, कहां तक जाती है? मूत्राशय तक जाती है मूत्रवाहिनी, ठीक। अंत यहां पर बताया है, अतः किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाली शिरा को मूत्रवाहिनी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब समझो कि किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक, देखिए किडनी ये हैं, और किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? यहां पे बताया, ले जाने वाली शिरा को मूत्रवाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूत्रवाहिनी कहा जाता है। जैसा कि आपको ये बताया कि ये मूत्रवाहिनी है। नसों को, ये शिरा मतलब नस कह सकते हैं, डक्ट जिसे कह सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मूत्राशय हमारा, इसके अंदर बताया था मैंने आपको कि 4 थे आपके उत्सर्जित तंत्रों के अंगों, निम्न अंग थे। एक जोड़ी गुर्दे थे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी थी। अब एक मूत्राशय, यूरिनरी जिसे ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जिसे कहते हैं, एक मूत्राशय, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक मूत्राशय है जो मूत्र का क्या करता है? स्टोर करता है। मूत्र का क्या करता है? स्टोर करता है, टॉयलेट का हमारे इकट्ठा करता है। यहाँ पर ये निचले सिरे में होता है, सभी को पता होगा, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम बात करते हैं मूत्राशय की। मूत्राशय क्या है? यह एक खोखला, मांसपेशीय और लचीला अंग होता है, ठीक। यह एक खोखला होता है और मांसपेशी और लचीला अंग होता है, जो किडनी से बनने वाले मूत्र को एकत्र करता है। किडनी से जो मूत्र बनेगा उसको मूत्राशय में एकत्रित कर लिया जाता है। यह रेक्टम में आगे की ओर तथा प्यूबिक हड्डी के पीछे की ओर होता है। प्यूबिक हड्डी के पीछे की ओर होता है और रेक्टम में आगे की ओर होता है, ठीक। सामान्यतः मूत्राशय में 300 से 500 ml 300 से 500 ml तक मूत्र का स्टोर किया जाता है। मतलब जो मूत्राशय है इसमें 300 से 500 ml आपका क्या मूत्र को स्टोर किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बनता है तो फिर हम टॉयलेट जाते हैं, ठीक। मूत्र मार्ग लास्ट हमारा, इसके अंदर मैंने बताया था आपको क्या है कि एक मूत्र मार्ग होता है जिससे मूत्र बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं मूत्र मार्ग। यह मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालता है। यह एक पतली ट्यूब होती है, यानी पतली नली होती है, जो मूत्राशय के निचले हिस्से से शुरू होती है। मूत्राशय के निचले हिस्से से शुरू होती है। ये मूत्र मार्ग आपको दिख रहा है, ये निचला हिस्सा है इसका, और ये यहीं से स्टार्ट होती है। चलिए बात करते हैं, शुरू होती है और यूरिन जेनिटल ऑर्गन से होती हुई, मतलब यूरिन जेनिटल ऑर्गन से होती हुई, जेनिटल ऑर्गन से होती हुई, मतलब जो ऑर्गन हमारे पार्ट होता है शरीर का, उससे होती हुई जेनिटल ऑर्गन, जिसे कह सकते हैं आपका जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं आपके, जेनिटल ऑर्गन जैसे हमारा मनुष्य में जो होता है वो लिंग होता है जैसे,
तो जेनिटल ऑर्गन से होती हुई शरीर से बाहर आकर वाहे मूत्र मार्ग छिद्र पर खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? वाहे मूत्र मार्ग छिद्र पर आकर खुलती हैं। तो बस यहीं से आपका टॉयलेट बाहर निकलता है। और ये आपका उत्सर्जन था मनुष्य में। सभी को समझ में आया होगा। सभी को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना बेटा। वैसे सब कुछ समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।